गाय के लिए मांगेंगे तो कहेंगे कि नहीं 500 रुपए नहीं, बकरी वाला जब 600 रुपए दे रहा है तो मैं 600 रुपए ही दूंगा। आप कितना ही हवाला देते रहना उसको कि गऊ है, माता है, हम पूछते हैं, भाई दे दे कोई बात नहीं, सस्टेन नहीं कर पा रहा तो, लेकिन वो नहीं सुनेगा। तो आप जब कभी भी गौपालन करें और उत्पाद बेचने लगे तो कृपया करके बहुत ज्यादा लीनियंट ना हो। अगर लीनियंट होंगे आपकी गऊ और आप दोनों मारे जाएंगे, दोनों मारे जाएंगे। दूसरा मैंने कहा गौपालन करें, गाय की नस्लों को विकसित करें, ऐसा तो वेद शास्त्रों में भी कहा गया, बिल्कुल करें। लेकिन आप इस चीज को फिर पुराने फ्लैशबैक में जाएं और समझें। प्रकृति पर्यावरण के बाद इंसानों ने जब गौपालन शुरू किया, ठीक है, मुझे ज्यादा पुराने का तो नहीं पता, लेकिन हमने जो वो देखा 10, 20, 30 का हर्ड साइज होता था गाँव में। उनके बछड़े जो थे वो बिक जाते थे, बैल बना लेते थे, उनका दूध सेवन कर लेते थे। और जो ड्राई गाय थी वो ज्यादातर जंगल में ही रहती थी। जो दूध निकालने वाली गाय थी उनको बच्चे को घर पे रख लिया जाता था, गाय को फ्री छोड़ दिया जाता था। वो घूम के चल के, हो सकता है उस किसान के आकर के शाम को 3 ही लीटर दूध दे, 2 ही लीटर दूध दे, उसके लिए वो दूध था फ्री का। लेकिन कमर्शियल फार्मिंग में जब आप आएंगे और 5-6 गाय अपनी उपयोगिता से ऊपर पालेंगे समाज के लिए, तो मैं कह देता हूं आपका शेड पैसों में बनेगा, आपकी लेबर पैसों में आएगी, आपका दाना पैसों में आएगा, आपका भूसा पैसे में आएगा। और तो और गोबर जो गाय के नीचे से उठ करके भी जो कहीं गिरेगा वो भी पैसों में उठेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 गाय जब आप रखते हैं, मान लीजिए एक छोटा सा परिवार है, तो उसमें आप भी उसकी देखभाल कर लेते हैं, कोई पैसा नहीं लगा, लेबर फ्री। जब आप उसको अपने नॉर्मल से पेड़ फूड के नीचे बांध दिया छोटे से शेड में, कोई पैसा नहीं लगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। अपने खेत से जो भी वेस्ट इज फॉर एनिमल्स, बेस्ट इज फॉर ह्यूमंस। जो हमने दाना खाया, ग्रेन खाया, वो तो हमने खा लिया, फोडर निकला, वो नॉर्मल किसान आदमी किसके लिए रखता है? अपने पशु के लिए। तो वहां पर जो है उसकी भी फीड, उसकी जो आप कॉस्ट जोड़ी वो जीरो। तो ये सारी चीजें जब जीरो पड़ती हैं तब आप किसी को 1500 में भी घी दे देंगे तो बच जाएंगे। लेकिन जैसे ही आपने कमर्शियल में आए, लेबर आज कहेगी ओ दिवाली है, दिवाली बोनस दो मुझे, ठीक है। फिर वो कहेगी कि होली है, होली का त्योहार दो, फला मैं तो 12,000 में नहीं करता, 15,000 रुपए और 2 लीटर दूध दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से जब वो आपको ब्लैकमेल करने लगेगी। अभी रिसेंट का एग्जांपल देता हूं मैं, आप चले जाएं, कौन सा गाँव है वो, उनके प्रधान जी हैं, कान तोड़वा रखे पहलवान जी हैं, तो उन्होंने बताया है डाकला गांव से, जज्जर के पास डाकला गांव से 20 भैंसे, बड़ी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भैंसे हरियाणा में घूम करके लेकर के आए, और 10, 12, 15 गायें सूरतगढ़ से एक थार पार करके बछड़ा, 2-3 अच्छी साहिवाल गाय। जैसे ही हर्ड साइज 35 क्रॉस कर गया, 4 लेबर उन्होंने रखे और चारों के चारों रात को धमकी देते थे, या तो इतने पैसे हमारे खाते में डलवाओ, नहीं तो हम रात को ही जा रहे हैं। बट माय पॉइंट, आप उस चीजों के नीचे, उनके उस प्रेशर के नीचे दबने लग जाएंगे। आप चीजों को समग्र भाव से समझने का प्रयास करें, क्योंकि आप इस चीज को इस तरह से समझें, अगर धुंध पड़ी है उसमें अगर गाड़ी दौड़ाएंगे और ब्रेकर आ गया तो गाड़ी क्या होगी? उछल जाएगी। ठीक, एक गाड़ी को आगे चलने दें, उसके जस्ट पीछे पीछे चलें। अगर वो उछलेगी तो समझ जाए ब्रेकर है, कुछ गड़बड़ है, तो यहीं ब्रेक मार लें। तो ये जो मैं अनुभव साझा कर रहा हूँ वो हल्का फुल्का आपका ब्रेक लगवाने के लिए। कोई ये ना समझे कि बिल्कुल गाड़ी ठीक ठाक रोक दी है, नहीं। जुनून अगर आपके अंदर होगा तो आप सभी समस्याओं से पार पा जाएंगे। और दिनकर जी की एक कविता है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके, वीर नर के मग में खम फौक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव मुखर। तो इस तरह की वो पूरी कविता है, आप उसको जरूर समझें। अगर आप में उसके बाद भी डिटर्मिनेशन है कि ये सारी चीजें मैं झेल जाऊंगा, आप प्लीज गौपालन में आए, यू आर मोस्ट वेलकम। आप जैसे युवाओं का, आप जैसे महानुभावों का गौ को सख्त जरूरत है। लेकिन अगर 2 साल 3 साल, ये एक मैराथन रेस है, ये ना समझें कि बस साल एक में दौड़ देता हूँ फिर देखते हैं क्या करूंगा, नहीं, फिर तो आप थकेंगे। 100 मीटर का धावक कभी भी मैराथन नहीं दौड़ सकता है। 100 मीटर की हुसैन बोल्ट से पूछें, जब वो 9 सेकंड होते हैं तब फिल्टर ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं। बट माय पॉइंट, तो जब वो मैराथन रेस होते हैं, सालों जब आप इस फील्ड में आ रहे हैं, घुस रहे हैं, वो कहते हैं कि थिंक प्लान योर वर्क एंड देन वर्क योर प्लान।
पहले अपनी सारी चीजों को फील्ड विजिट करके चीजों को प्लान करें और फिर उस प्लान के ऊपर अपना कार्य करें। पहले कार्य करना शुरू कर दिया और फिर अगर प्लानिंग करोगे मारे जाओगे। तो ये चीजें हैं जो यथार्थ में अनुभव किए। एक दो पॉइंट और बताऊंगा तो उसके बाद ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो ये जो आप वीडियो देख पा रहे हैं दीप्ति अग्रवाल मैडम की, ये देखें 350 गाय, गाय पे ले जाए, गाय पे हाँ उधर, ये देखें ये वो 350 गाय हैं जो वो स्वच्छंद रखती है, वो गर्भवती नहीं करवाती है। ये गाय भी आनंदमयी है और मैडम भी आनंदमयी है, क्योंकि कमर्शियल दृष्टिकोण जो है वो खत्म। ये देखें गाय संध्या के जब चल करके आती है तो उनके लिए थोड़ा थोड़ा दूरी की व्यवस्था वो करवा देते हैं, भूसा खाती है। और देखें कोई भी गाय कुपोषित नहीं, कोई भी गाय कुपोषित, सब आनंदमयी है। तो मैडम का चेतना स्तर उस लेवल पर जा चुकी है कि वो एक दिली जो कनेक्शन है वो इन गायों के साथ बना चुकी है। आप इनमें से कोई भी गाय मांगने जाओगे, अरे मैडम 350 गाय एक दे दो, बोली नहीं दूंगी, मैं जब तक मेरे हलक में प्राण है किसी भी गाय को यहाँ से नहीं दूंगी। ओके, आप थार पार करके फला इसको रोटेट करके एक बार चलाएं, थार पार करके फला ब्रीडिंग बुल थार पार करके 1-2 सांड ही कोई पाल लेता है तो वो उसके सींग दिखाने लग जाएगा, हम दिखाने लग जाएगा, ये दिखाई ये ब्रीडिंग इसके कैरेक्टर्स हैं। मैडम के पास देखो दूसरा वीडियो चलाएं, इसको वो करें, ये वैसे है हॉरिजॉन्टल, इसको इंक्लाइन करेंगे, दूसरा चला, दूसरा भी यही है, हाँ ये वाला चलाएं, ये वाला, हाँ यही। ये देखो जितने बछड़े उनकी गायों के हुए, एक भी बछड़े को उस मैडम ने अनाथ नहीं किया। इतने थार पार करके जो सांड हैं, ना किसी ब्रीडिंग फार्म में है, ना किसी सरकारी संस्था के पास है, ना प्राइवेट फार्म के पास। आप देखें तो इस आत्मीयता से जब आप गोपालन करेंगे, कमर्शियल दृष्टिकोण अगर रहेगा तो 100 गाय पालेंगे तो 50 बछड़े हो जाएंगे, फिर सर को खुजाएंगे कि इसको रात को अंधेरा होगा जब पिकअप में बैठा करके कहीं छोड़ाऊंगा। जो बात है सत्य कहूंगा, ठीक है। लेकिन जब इतने हो जाएंगे, नैतिकता से पालेंगे, गाय को माँ कहेंगे, गाय को दर्द को अपना दर्द समझेंगे, बछड़े को दूध भी पिलाएंगे, हंस पुष्ट हो गया, अब कहाँ छोड़ें? फिर आपकी आत्मा अंदर से कसोटेगी। छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा प्रोफेसर कुलदीप का, मैंने 1-2 बार वीडियो भी कवर की है। तो उन्होंने जो गायों को लेकर क्या, किसी ने कहा कि गाय कैसी भी हो, सांड जो है वो नस्ल का कर्णधार है, आप सांड अच्छा चयनित करके लेकर के आए। उनका सांड दूसरे पोजीशन पर आया राष्ट्रीय प्रतियोगिता में, वहां पर पंजाब में। लेकिन जो गाय थी वो हल्की क्वालिटी की थी, लाइक 10, 12, 13, 14 लीटर की। बछड़ियां लेकर के आए 50-50 एक बार में, कि इनके ऊपर मैं अच्छे गुल को यूज करूंगा, ब्रीडिंग के अच्छे रिजल्ट लेंगे और नस्ल सुधार के लिए बछड़ों को वितरित करूंगा। ठीक है, 50 एक बार, 50 एक बार, 50 एक बार और 50 एक बार, 200 गाय और बछड़ियां टोटल करके ले आए। आज 5 साल तकरीबन हो चुके हैं, 6ठे साल में एंटर है। कुलदीप साहब जो कि एक प्रतिष्ठित नौकरी पर है, प्रोफेसर हैं स्कूल में। शर्ट देखो तो फटी हुई है, ठीक है, गाड़ी देखो तो उसकी मेंटेनेंस टूटी हुई है, इंश्योरेंस टूटा हुआ है। क्यों? जो भी संसाधन थे सब गाय खा गई, सब गाय को खिला दिया। लेकिन बंदा इतना टिका हुआ है, छोड़ूंगा नहीं। लेकिन फिर उनको किसी ने कहा कि अरे गाय कमजोर हो रही है, तो वो सोचे कि इनको थोड़ा और अच्छा करूं, तो ये जो अब तक 5-6 साल में 100, 125, 150 बछड़े आ गए, इनका क्या करूं? जो खिलाता हूं वो ये बराबर खा जाते हैं। किसी को कहता हूं नस्ल सुधार के ले जाओ तो वो कहता है कि माँ का दूध कितना था? अरे माँ का 12-13 लीटर था, लेकिन श्रेष्ठ नंदी का। बोले 12-13 लीटर साहिवाल लाएंगे, 20 लीटर दूध वाला बछड़ा कोई नहीं लेकर के गया। वो उनको शुरू में खूब दूध पिलाया, वो ऐसे थे। फिर जब विचार थोड़े डाउन आए, वो ऐसे हो गए। फिर वो बाद में वो बिल्कुल ऐसे हो गए, मतलब बैठ गए तो उन बछड़ों से उठा ना जाए। फिर कुलदीप साहब को किसी ने ज्ञान दिया कि ऐसा करो, भला मंडी में है ना बहुत सब्जियां और वो बची रहती, 5-10 बछड़ों को वहां छोड़ दो। उन्होंने 5-10 बछड़े छोड़ दिए। पिकअप में ले जाकर के जब उसको छोड़ने के लिए गए तो किसी गोरक्षक ने उसको रोक लिया और बोला कि ये गाय तुम कटने के लिए बछड़े दे रहे हो। अभी पुलिस को फोन करता हूँ। पुलिस का SHO आ गया वहां,
एसएचओ बोलता है ड्राइवर को ये कहाँ से, बोले कुलदीप प्रोफेसर साहब के फर्म से लाया हूँ जी, आप उनसे बात कर लो। प्रोफेसर साहब को वो थोड़ा सा व्यक्तिगत स्तर पर एसएचओ जानता था, उसने कहा कुलदीप साहब ये जो इतनी अच्छी इज्जत है कोडियों में हो जाएगी, अगर आदमी के बच्चे हो तो पिकअप को उल्टा भेज रहा हूँ, फार्म को उतारो भी पूछ रहा हूँ। गॉट माई पॉइंट। उस दिन वो इतना जलील महसूस हुआ, पिछले 1.5 साल से एक भी गाय को गर्भवती नहीं करवा रहे, सिर्फ इसी डर से कि जितने हर्ट साइज को मैं मैनेज कर पा रहा हूं उसी में टूट रहा हूं, और अगर संख्या बढ़ गई तो मैं क्या करूंगा। तो आप इस चीज को समझें, ये कुछ उसी प्रकार से है जैसे कि आरओ का पानी है, फिल्टर होता है, उतना ही पानी वेस्ट में जाता है। जितनी आप ब्रीडिंग करके नस्लों को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे उतने बछड़े बछड़ियां हल्के आएंगे। आप उनका पहले से समाधान अगर सोच करके रख रहे हैं कि मैं क्या करूंगा या वो कहाँ उचित जगह जाएंगे तो आप ठीक हैं। अन्यथा जब आप 1 साल बाद इसी चीज को अनुभव करेंगे तो अपने आप को ठगा सा महसूस करेंगे कि ये घी बेच करके। दीप्ति अग्रवाल मैडम के पास जरूर जाएं, जयपुर में बताऊंगा मैं, और उन मैडम से पूछे मैडम गाय का दूध कितने रुपए लीटर होना चाहिए। वो कहती है अगर गाय और बछड़े को ताउम्र अगर आप सेवा करना चाहते हो या इसी दूध में उसको मैनेज करना चाहते हो, 500 रुपए लीटर अगर आप गाय का दूध बेच पा रहे हो तो ही कमर्शियल फार्मिंग करें। आपको हाइपोथेटिकल लगेंगी ये बातें, लेकिन दीप्ति अग्रवाल मैडम जी का भी 2-3 दिन का एक इस तरह का शिविर होता है, चीजों को वो समझाने की कोशिश करती है। एक बार फिर ले आए उसी बुल वाले उन्होंने किस नियम को जोड़ा, उन्होंने जिम्बाब्वे के साइंटिस्ट हैं डॉक्टर एलन सेवरी, एनवायरमेंटलिस्ट हैं। उन्होंने कहा जितना धरा के ऊपर एनिमल इंपैक्ट ज्यादा होगा उतनी धरा मृदा जो है वो ज्यादा उपजाऊ बनेगी। उस कंसेप्ट को उठाया और ये देखें मैडम ने सिर्फ और सिर्फ 350 बीघा की ये जो जमीन है जब उसने खरीदी थी तो किसानों ने उन मैडम को चैलेंज किया था कि मैडम आप शहर से पढ़े लिखे जरूर हैं, लेकिन इस बंजर जमीन पर कुछ उगा पाए तो हमारा गाल और आपका थप्पड़। मैडम ने कहा कि मैंने इस चीज को चैलेंज के तौर पर लिया। नेक्स्ट वीडियो दिखाएं जिसमें हॉरिजॉन्टल, उसको आप मान ही सकते हैं। इसी बंजर जमीन को उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सांडों की मदद से, देखें उनकी टेक्निक देखें, जैसे ही सांड वहां से गए गोबर गोमूत्र से उसको रिचार्ज किया, जो भी भूसा जो बचा था उससे उसकी मल्चिंग की गई। कार्बन बहुतायत में है लेकिन जहां पर होना चाहिए वहां पर नहीं है। एटमॉस्फेयर में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अति है जिसकी वजह से हम जूझ रहे हैं। जहां पर कार्बन होना चाहिए मृदा में, मिट्टी में, वहां पर कार्बन है नहीं, तो उसने माध्यम बनाया सांडों को। वहां जो गोबर गोमूत्र करते थे, उन्होंने कहा कि पहले जो मेरी मिट्टी का जब मैंने कार्बन टेस्ट करवाया तो था 0.003% कार्बन, अब आ चुका है 0.3%। देखने में शायद आपको उतना नहीं, 100 गुना बढ़ चुका है कार्बन वहां, 100 गुना। 0.3 और 0.003 में बहुत फर्क है। तो जब इस तरह से उन्होंने वो किया तो आज वहां पर जो सब्जियां उग रही हैं, जो मूंग की दालें उग रही हैं, जो टमाटर उग रहे हैं, बाहर अगर 60 रुपए किलो या 50 रुपए किलो टमाटर है तो मैडम एक ऑर्गेनिक बास्केट या ऑर्गेनिक इस तरह के उन्होंने अपने ही घर के नीचे बेसमेंट में, बिल्कुल पोस्ट सेंटर ऑफ द सिटी जयपुर के अंदर उनका वो है घर, और उसमें बेसमेंट के अंदर वो वीकली मतलब बुधवार को, थर्सडे को और संडे नहीं, शनिवार को 3 दिन लगाती है। जो भी इसमें से निकलता है वो वहां पर बेचती है, 3 गुना दाम चार्ज करती है। 60 रुपए का टमाटर होगा तो 180 रुपए, लेना है तो ले जाओ, नहीं तो छोड़ जाओ, कोई बात नहीं, मैं मेरे सांडों को उल्टा खिला दूंगी ये टमाटर, समाज को कोड़ियों के भाव चीज नहीं दूंगी। ठीक है, तो ये है, ये बात चला है गरीब बात ऐसे नहीं। तो एक है उनका बस्सी में सारे सांड जो है, ये देखें आप, यही मृदा है, वही है। आप देखिए जमीन को NPK नहीं चाहिए होता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन जिस मैंने देखा है बड़े बुजुर्ग हमारे भरपूर कुर्डी का खाद, कुर्डी मतलब गोबर डालते रहते थे, एक जगह इकट्ठा होता रहता था, एक बारिश जब उससे ऊपर से निकल जाती थी, 1 साल बीत जाता था, उस खाद को
वो अपने खेतों में डालते थे, यही चक्कर चलता था। वो वहां पर डाला, खेतों में से जो निकला वो गायों के पेट में डाला, गायों के पेट में से जो निकला वो खेत में डाला, और कुर्डी के खाद से वो फसलें करते थे। अब उनको नहीं पता उस कुर्डी के खाद में एनपीके था, कार्बन था या क्या था। लेकिन इसी तरह से हमारी आजकल जिसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, पहले नेचुरल फार्मिंग हुआ करती थी। लेकिन आजकल जो है एनपीके वाला कंसेप्ट है। लेकिन ये देखिए, सिर्फ और सिर्फ इन सांडों की मदद मैडम लेती है क्योंकि वहां पर जो पहाड़ी क्षेत्र है और जमीन में अगर आप उंगली से खुरचने की कोशिश करेंगे तो खुरच नहीं पाएंगे, क्योंकि कंकरीली जमीन है, आपका नाखून टूट जाएगा। तो जब आप नाखून से नहीं खोद पा रहे, तो जब उसका ट्रैक्टर का जब हल उसको इस तरह से जोतता था तो उसके पाले टूट जाते थे या घोटे हो जाते थे, लोहे के वो जो दांत होते हैं ना ट्रैक्टर के, वो टूट जाते थे। तो वहां पर कोई भी चीज, लेकिन जब 600, 700, 800, 1000 किलो का सांड बार बार खुर से उसको चलता है तो उसको भी मिट्टी को लूज कर दिया उन्होंने 3-4-5 साल। कंकर है लेकिन मिट्टी लूज हो चुकी है। जब उसमें कार्बन और गोमूत्र जब जाता है, गोबर और गोमूत्र, तो ये देखिए आपके सामने आज वहां पर जाकर के आप देखेंगे तो आप देखेंगे बेलगिरियों से लदे पड़े हैं वो, वही वहां की प्राकृतिक वनस्पति बेलगिरी, सांगरी, और यही लगाई है। मैडम ने कहा कि जो नेचर के अनुकूल है, अगर मैं यहाँ पर ला करके और उत्तराखंड के साल और सागवान उगाना चाहूंगी तो वो संभव नहीं है। जो वहाँ की जलवायु के अनुरूप है वो उन्होंने यहाँ पर करने का प्रयास किया है। और ये देखिए सिर्फ सांडों की वजह से, ये एलन सेवरी का कंसेप्ट है। एलन सेवरी में फिर एक बार 2 मिनट समय लेकर के बताना चाहूंगा। जिम्बाब्वे के वो साइंटिस्ट हैं जिनके ऊपर जिम्बाब्वे की सरकार ने ये कहा कि यहाँ पर भुखमरी बहुत है, एनवायरमेंटलिस्ट साहब कुछ ऐसा करें, कुछ खोज करके ऐसा लेकर के आए कि हमारी ये भुखमरी, ये जो लोग भूखे मर जाते हैं, इनका समाधान। तो उन्होंने खूब स्टडी की। इनिशियल स्टडी जो होती है उसको फेंक देना चाहिए कूड़े के ढेर पर, इनिशियल, क्योंकि आपने समग्र एंगल नहीं पढ़े। तो उन्होंने 40,000 हाथियों के गोली मरवा दी थी। उसने कहा था ये 40,000 हाथी देखो कितना गन्ना खा जाते हैं, कितनी फसलों को बर्बाद करते हैं। तो उन्होंने उस गवर्नमेंट को कहा कि इनको शूट कर दो, अगर ये मर जाएंगे तो आदमियों के लिए पर्याप्त भोजन होगा। उन्होंने उसको मरवा दिया। और एक विश्व पटल पर जब वो संबोधित कर रहे थे किसी सभा को, उन्होंने कहा था आई विल कैरी दिस सिन टू माई ग्रेव, इस पाप को मैं अपनी कब्र तक लेकर के जाऊंगा जो मेरी बेसमझी की वजह से मैंने 40,000 हाथियों की गोली मरवा दिया। फिर जब उन्होंने और चीजों को पढ़ा और चीजों को समग्र भाव से समझा तो उन्होंने कहा जितना पशुधन जमीन पर ज्यादा होगा उतनी जमीन की उर्वरता बढ़ेगी, उतनी उसकी डेजर्टिफिकेशन कम होगी, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। ऑर्गेनाइज्ड मैनर का मैं थोड़ा सा उदाहरण देना चाहूंगा जो ये दीप्ति अग्रवाल मैडम ने क्रॉल सिस्टम किया। क्रॉल सिस्टम में वो कहती हैं कि एक जो झुंड है वो ऐसे भीतर भीतर न चले, वो एक गुट में चले। और उस गुट में रखने का काम कौन करता है? शिकारी जानवर। जो शेर होता है चारों तरफ से उस हर्ड को जब फॉलो करता हुआ चलता है तो वो सटे 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 हुए चलते हैं, वहीं पर वो गोबर गोमूत्र गिराते हैं और फिर आगे शिफ्ट कर जाते हैं जब वहां की घास कम हो जाती है। तो इस तरह से वो जमीन को रिचार्ज करते हुए चलते हैं, ओवर ग्रेजिंग नहीं होती है। इन्होंने मैडम ने क्या काम किया है, इसको दूसरी फोटो लाएं, दूसरी, पूरे 350 बीघा की जमीन को उन्होंने क्राल बनाया। क्राल मतलब प्लॉट, प्लॉट समझ रहे हैं, 500 गज के, 4 गज के, 2000 गज के। ये दूसरा, हाँ ये चलाएं, नीचे वाला, नीचे वाला है। हाँ ये देखेंगे इसमें फेंसिंग हो रही है, आप ध्यान से देख पा रहे हैं, फेंसिंग हो रही है। 1 महीने तक सांडों को एक जगह रखेंगे, ऑफ सीजन में इनको खाने के लिए ये जो दिख रही है इनमें डाल दिया जाता है। जितना ये खाना चाहते हैं खाएं। मैडम कहती है मुझे जब खुशी होती है जब ये गिरा देते हैं तो मल्चिंग हो जाती है। मल्चिंग मृदा को वो कहते हैं कि जब हम माँ, जब इस धरती को माँ कहते हैं तो कृपया करके इसके संपूर्ण कपड़े न हटाएं। तो ये जो घास वगैरह है ये इसको ढक कर रखती है, इसमें जो वो मल्चिंग करके रखती है तो इसकी नमी भी बरकरार रहती है और इसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी, ऑर्गेनिजम्स भी इसमें ज्यादा एक्टिवेट रहते हैं। जब इसको बेयर कर देते हैं, नंगा कर देते हैं, तो पूरी सनलाइट जो है उस कार्बन को डिस्ट्रॉय कर देती है और वो दोबारा से डिकम्पोज होकर के दोबारा से एनवायरनमेंट में पहुंच जाता है। ऐसा तो उन्होंने ये देखी
ये जितने भी सांड हैं ये एक बाड़े से दूसरे बाड़े में शिफ्ट हो रहे हैं। व्हाट माय पॉइंट, ये एक बाड़े से, आज वो दिन है जब ये एक बाड़े से शिफ्ट होकर के दूसरे में जा रहे हैं। अब इन्होंने 1 महीने में इस मिट्टी को पूरी तरह से रिचार्ज कर दिया। अब ये मिट्टी जो है इसमें जो भी बीज आप बिखेरेंगे वो स्वयं ही अंकुरित होगी। बार बार इसमें सिंचाई की जरूरत नहीं है। गोबर गोमूत्र में और कोई हल्की फुल्की उस महीने में या कोई 1-2 महीने में बारिश आई, बस उसी में बिजाई करते हैं, छोड़ देते हैं, पेड़ अपने आप विकसित होते हैं। इतने 350 बीघा में मैडम ने सिर्फ 160 या 170 कुछ सांड है, इनकी मदद से उसको बिल्कुल लश ग्रीन कर दिया, लश ग्रीन। तो ये है, अगर आप संपूर्ण समग्र भाव से अगर गोपालन को मिट्टी से, खेती किसानी से जोड़ करके देखेंगे तो गोपालन आप सही मायने में सार्थक कर पाएंगे। अन्यथा आपने कुछ पहलू पकड़ लिए और ज्यादातर पहलुओं को छोड़ दिया। आप फिर समझें, गोबर से उत्पाद बनाए, मिट्टी से उत्पाद बनाए, गोमूत्र गोबर से उत्पाद बनाए, लेकिन गाय को मिट्टी के साथ अवश्य जोड़ें। गाय जो है वो आपको अगर आप खेत के साथ जोड़ देंगे तो आपको एक साइकिल उसकी कंप्लीट हो गई। तो इस तरह से गोपालन करें। 1-2 और बिंदु मैं बताना चाहूंगा, 5 मिनट और बस क्लियर करें। इस बात को क्लियर करो जी। जी जी, ये पूर्व जो हो गए ना खा लीजिए, फिर करते देखो मैंने तो आप मेरी तरफ, ये तो नेता साहब हैं यहाँ पर बैठे हैं, इनसे आप पूछें जो कि लार्ज स्केल पर कमर्शियल फार्मिंग करते हैं, खड़े जो होते हैं उसमें चुनौतियां आएंगी, ये मैंने आपको पहले बता दिया। समाधान आप कैसे ढूंढते हो वो आपके ऊपर है, आपके ऊपर। जी देखो, इसमें अगर मुझसे पूछना चाहें तो फिर मैं जाऊंगा कहाँ, बड़े प्रकृति में मुझे नहीं पता, उतने बैग में बड़े बुजुर्ग क्या करते थे, वो जब जब बछड़ा पैदा होता था तब तब खुशी बनाते थे। क्यों? वो कहते थे कि गाय ने जो बछड़ा दिया, गाय के हुआ बाछा, मेरा दिन अच्छा। राजस्थान में इस तरह की कहावतें हैं। वो दिन बड़ा अच्छा होता था, उसके लिए शुभ माना जाता था। क्यों? क्योंकि उसे पता था मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके किसान आ चुका है, एक और किसान ने जन्म ले लिया है। तो पहले क्या थी कि एनर्जी क्राइसिस आज भी है। अगर आप इस चीज को, मेन मुख्य बिंदु जिसे मैं छूना चाहता था वो ये है कि दूध बेच करके, घी बेच करके शायद आप वो पैसा नहीं कमा पाएंगे जो एक दूसरी मार्केट आपके लिए हाथ खोल करके इस तरह से आपका स्वागत कर रही है। वो है एनर्जी क्राइसिस की एक पूरी मार्केट। एनर्जी क्राइसिस का मतलब है आज हम कोई भी ईंधन चाहिए आपको, कौन सा, मान लीजिए, और आप छोड़िए, भट्ठे जो ईंट पकाते हैं उनको भी गायों का चारा चलाना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास कोयला नहीं है, या बिजली से ईंट पकाएंगे तो मारे जाएंगे। आप देखो सरसों की जो पदाड़ी पहले उसमें इतना अच्छा पोटेश है, अगर आप उसको खेत में मिलाएंगे तो अगली जो पैदावार है इतनी धुआंधार होगी। लेकिन वो क्या करेगा, ट्रैक्टर वाला कहेगा कि जी मैं आपकी फ्री में सरसों निकाल करके जाऊंगा, लेकिन जो जितनी भी पदाड़ी है, वेस्ट मस्टर्ड का जो वेस्ट है वो मैं लेकर के जाऊंगा। वो बिकता है 300 रुपये क्विंटल, 300 एडवांस में देता, हाँ 500 रुपये एडवांस देता, मैं निकाल के जाऊंगा, वो किसी से मत निकलवाना। क्योंकि वो जब निकालता है तो उसका तेल पानी का खर्चा होता है 1100-1200 रुपये, और उसको पदाड़ी मिल जाती है तकरीबन 3-3,500 रुपये की। ठीक है, तो वो कहाँ पर जा रही है? भट्ठों में जलने के लिए जा रही है। भट्ठों में उनको जलाया जाता है ताकि ईंट पक सके। ऐसी आज न जाने कितनी ही फैक्ट्रियां हैं जो कि भूसा या फला या पेड़ का वेस्ट या पेड़ की टहनियां छोटी छोटी करके उसमें जलाई जाती है, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस से भारत जूझ रहा है। आप देखें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट सारे इंपोर्ट करता है, सीएनजी सारा इंपोर्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी, आप वो थोड़े दिन रुक जाएं, आपको पता चल जाएगा क्या हालत होने वाली है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, उसकी अपनी चैलेंजेस हैं, क्योंकि इतने भारी पहाड़ के ऊपर जब इतने बड़े बड़े समुद्र आप बना देते हैं तो पहाड़ की जो चट्टानें हैं वो दरकती हैं। किस समय अर्थक्वेक आ जाएगा नहीं पता, किस समय कौन से दरार में से वो पानी सारा रिस जाएगा, कितने जंगल वहां पर कटते हैं, कितने गांव को डिसलोकेट किया जाता है। देयर इज no such renewable source of energy on this planet other than bull power. कोई नवीनीकरण ऊर्जा है ही नहीं। आप चाहे उसको सोलर ले लें, सोलर जब आप बनाते हैं, प्लेट जब आप बनाते हैं, आप देखें खनन करते हैं,
खनन किया, उसके बाद प्रोसेस किया, फिर वो प्लेट बनी। जहां पर वो प्लेटों के 100 150 एकड़ के फार्म जब बनते हैं तो प्रवासी पक्षी जब उनके पास से उनके ऊपर से उड़ते हैं तो दिशा विहीन हो जाते हैं, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन जब उनकी आंखों पे लगता है तो उन्हें नहीं पता आप किस डायरेक्शन में जाना है। आप ये न समझे कि बिल्कुल नई, हमने बिल्कुल नवीन ऊर्जा के स्रोत ढूंढ लिए हैं, नहीं है। सिर्फ एक है, वो है नंदी, बैल बछड़ा। वो मिट्टी से ही पैदा होगा और अंत में मिट्टी में ही चला जाएगा, किसी तरह का कोई प्रदूषण नहीं। मैं धन्यवाद, स्पेशल धन्यवाद करना चाहूंगा शैलेंद्र जी का, आज हमारे यहाँ पर है नहीं, पूर्व डीएसपी महोदय जो थे, बड़ा कंट्रोवर्शियल उनका करियर रहा, लेकिन उन्होंने जो नंदी रथ बनाया, आप इस चीज को समझें, शायद सरकारें उसको और थोड़ा प्रोत्साहन दें तो वो चीजें और अच्छी हो सकती है। दूसरा, ये लोगों ये कोलू के ऊपर ये सबसे पहले कोलू जो था वो मैंने देखा राजस्थान में, उसमें देखा यार बैल से निकालते हैं तेल, लेकिन उसमें आपकी पट्टी बांधते हैं, पट्टी इसकी क्वालिटी हुई, उसको स्वतंत्र घूमने दें, हर तेल निकलवाए लेकिन घूमने दें। उसमें क्या किया, थोड़े से डिजाइन को मॉडिफाई करवाया मैंने। सुनील जी ये जो खड़े हैं इनको कहा, अरे ये बना के दो मुझे बना करके दो, इससे तेल निकालेंगे। ये मेरा मजाक उड़ाते थे, लकड़ी में लकड़ी कैसे तेल निकालेगी, मैं तो असेंबल कर बस इतना कि ये पार्ट बना। क्योंकि मैडम जो थी वो मुझे मजाक करती थी, बोले ऐसे क्या कूटोगे इसको सासू, मगर नहीं कूटनी नहीं होती। तो बोले कि तो बैल कैसे चलाएगा इसका, मैं इसका पार्ट बनाओ, इसका लाट बनाओ, इसका उखल बनाओ, इसकी जोत बनाओ, फिर जाकर के चीजें जब असेंबल हो। इसको 1 महीने तक ट्रायल पे लिया, क्योंकि मैं बताता हूँ स्वार्थ विदित है। जब किसी देवी से जाकर के उनकी वीडियो कवर की गई और राजस्थान में उनको देखा था, ये बनवा लो ना किसी कारीगर से, ये उसे लगा कि मेरी जो वो है जो मोनोपोली है वो खत्म हो जाए, लेकिन मैं इसको बता दूंगा। उसने मुझे बताया नहीं, मैं उसके 1 साल पीछे पड़ा था। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तो बना। तो उसमें ऐसे बनाया, लेकिन इसके अंदर एक कटोरी बनती है, वो कटोरी का मुझे ज्ञान था नहीं। जब बैल को चलाते तो पूरा लाट और पूरी असेंबली निकल के गिर जाती, फिर उठते, फिर घुमाते, धीरे धीरे शायद थोड़ा तेज घुमा दिया इसलिए हम गिर गए। लेकिन वो जब तक कटोरी में फंसेगी नहीं डंडी, ये जो लाट है, ये जब आप साक्षात इसको देखेंगे तब आएंगे। आज ये उसमें एक प्रयास यही था जो इन्होंने इनका सवाल था, बछड़ों का क्या करें, क्योंकि ये सवाल मैंने रमेश गुलिया जी से भी किया था, बछड़ों का क्या करते हो, नहीं बता पाए। मैंने यही सवाल जब स्वामी चिन्मयानंद जी से मिला तब पूछा था। श्रेष्ठ बछड़े तो गोपालन में काम आ जाएंगे नस्ल संवर्धन में, तो क्या 2 नंबर 3 नंबर 4 पायदान 6 पायदान 10वें पायदान 100वें पायदान पर जो गाय है उसके बछड़े का क्या करते हो, वो भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। तो आप समझ जाएं, वो जो रात वाला पिकअप में बिठा कर सब्जी मंडी का जो रखता है या फिर किसी गौशालाओं से उनका टैग है कि उसमें वो ड्रॉप कर देते हैं। देखो किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करना शायद उतना उचित नहीं, लेकिन अगर आप इसको यथार्थ में समझें तो मुझे आज तक 7 साल के इस पूरे भारत भ्रमण में मुझे नहीं मिला कोई भी ऐसा कहता हो। अभी एक लेटेस्ट बताता हूँ, यहाँ पर क्या नाम है, जोधपुर के पास एक जगह है, वहां पर उन्होंने बताया कि बछड़े जीतू भाई जी किसी को दिलवा दो, मेरी अच्छी गाय के बछड़े हैं। पहले एनडीडीबी सेलेक्ट कर जाती थी, आजकल एनडीडीबी नहीं लेकर के जा रही है 1 साल से। मैंने इन 2 बछड़ों का अच्छा दूध पिलाया, कोई भी भाई लेना चाहे तो ले जाए, कोई भी भाई ले जाना चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, बस अच्छी जगह से लेना है। फलूदी में, और वो 1997 से उनके फादर साहब टीचर थे, तब थार पार कर गायों की अच्छी उनके पास एक ब्लड लाइन बची हुई है, उनके वो बछड़े थे, कोई लेने वाला नहीं। अभी जनवरी की बात करते हैं, चांदन फार्म में गया, 67 बच्चे नीलामी में थे, 67 का अच्छे बुल के ही होंगे, वो ऐसी बात है, ब्रीडिंग बुल जो वहां पर होगा, गाय भी उनकी ठीक ही है, अच्छी है, लेने वाला कोई नहीं, कोई नहीं। बिछवाल में चले जाएं, जनवरी माह में ही थी, उसकी भी जो नीलामी थी, गायों को ले गए, बछड़ियों को भी ले गए, बछड़ों को सिर्फ 1 बछड़ा नीलामी, वो भी डॉक्टर साहब अरे ले जाओ अच्छा है, अरे तुम्हारे घर में सोना ही सोना बरसेगा, ले जाओ। तब उस बछड़े को एक बंदा लेकर के गया, अन्यथा कोई नहीं लेकर के गया, क्योंकि हमारे पास प्रथा कौन सी आ चुकी है, सीमन प्रथा।
हर कोई चाहता है कि जब 50 रुपए में कोई काम हो रहा है तो उसके लिए हम हर साल एक सांड को पालें, वो ज्यादा नहीं तो 10-20 हजार का तो खा ही जाएगा। 50,000 चलो जो भी मांगे, नहीं सांड इतना नहीं खाता, सांड इतना नहीं खाता। जब व्यस्त सांड हो जाएगा सिर्फ 1 या 2 किलो दाना दें उसको और भरपूर हरा चारा और उसको सूखा चारा दे दें, बस इतने में वो वेल मेंटेन करेगा। ये मेरा पर्सनल अनुभव। 2 किलो से ज्यादा अगर खिलाएंगे तो फैटी होता चला जाएगा सांड। हाँ, ग्रोइंग स्टेज में खाएगा वो, जब वो हाइट ले रहा है उस समय थोड़ी सी ज्यादा भी खा सकता है। अभी एक काफ है तो हमारा दिन का 5 किलो दाना खींच रहा है, अच्छा चल रहा है। तो ये चीजें हैं, ये अर्थ के साथ बैल को बछड़े को जोड़ने का प्रयास है। जब से इनको समझाया गया, इन्होंने 2-3 गाँव और लेके, अरे मैंने तो कोलू बनाया वो तेल निकालता है, चलो दिखा के लाऊं, तो लोग बड़े प्रभावित हुए। अब जाकर के कम से कम भी तो नहीं 60-70 कोलू के आसपास पूरे भारतवर्ष में कोई गया गए हैं, वाराणसी गए हैं, फला गए हैं, डिंका गए हैं। अब ये मैं जब जाता हूँ तो इनको जरूर से हाथ जोड़ लेते हैं। तो पहले क्या बनाते थे, तख्त बनाते थे या बेड बनाते थे या फिर फर्नीचर वगैरह बनाते थे। अब सारा काम छोड़ दिया, इनके पास कोल्हू के इतने ऑर्डर है। ये यही है महेंद्रगढ़ में मेरे पास 20-30 किलो। मैं इनका नंबर चाहेंगे तो मैं दे जाऊंगा आपको, इनको अपने भाई जी को दे जाऊंगा या आपको डिस्ट्रीब्यूट करें। तो ये वो चीजें हैं। और ये ना समझें कि ये अगर बैल मात्र और मात्र 2-3 घंटे भी चला तो अपना भी खर्चा निकालेगा, किसान का भी निकाल देगा, और ये जो आपने सेटअप लगाया ये भी 4-6 महीने में कंप्लीट कर देगा। तो इस तरह के हैं प्रावधान। ये एक छोटा सा है और दूसरी इसी क्लिप निकालते हैं और थोड़ा नीचे करें, ऊपर हो गया। ये देखिए, ये रहा, ये इस तरह से दाना डालते हैं तो उसमें मिल जाता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और डॉक्टर खादरवली को जब आप समझेंगे तो पाएंगे उन्होंने कहा कि बैल चलित कच्ची खानी ही वो तेल देगी जो आपको जटिल बीमारियों से ठीक करेगा। अब लकड़ी और स्लो आरपीएम पर चलने वाली एक एज सच मोटर फीड वो आती है घानी जो तेल निकालती है, लेकिन फिर भी आप इस चीज को समझें कि जब तक किसी चीज के ऊपर दबाव नहीं पड़ेगा प्रॉपर, तब तक उसकी आरपीएम आपको बढ़ानी ही पड़ेगी। अब आप एक बैल 150 किलो वजन इस तरफ रखते हो तो आप देखें दाने के ऊपर वजन पड़ रहा है। और डॉक्टर खादरवली ने कहा है कि स्टैंडर्ड आरपीएम और स्टैंडर्ड प्रेशर के ऊपर ही जो तेल निकलता है वो सबसे उचित है। आरपीएम के साथ भी छेड़छाड़ की और दबाव प्रेशर के साथ भी छेड़छाड़ की तो जो फैटी एसिड्स की जो चेन है वो टूट जाती है। आपको पूरा तेल के अंदर फैटी एसिड्स जो होते हैं, ठीक है, पॉलीमर्स जो होते हैं, वो जब टूटता है तो वो पूरा आपको फायदा कतई नहीं दे सकता। बीच में विज्ञापन बहुत आए थे कि रिफाइंड खाएं, और जो विज्ञापन करते थे वही हार्ट अटैक से ग्रसित हुए। तो भ्रमित विज्ञापनों से कभी न जाएं, हमेशा एक ही विज्ञान को समझें कि हमारे बड़े बुजुर्ग उस काम को कैसे करते थे, दैट्स ऑल। उससे ज्यादा कोई ये कहेगा कि आजकल ऐसी मशीन आती है थोड़े से बीज को आपको 40 डिग्री पर गर्म करने पड़ते हैं, फिर वो प्रेशर करती है, फिर जहां आपने उसकी हीट के साथ छेड़छाड़ किया, आरपीएम के साथ छेड़छाड़ किया, प्रेशर के साथ छेड़छाड़ किया, वो अपने जो ऑप्टिमम जो बेनिफिट आपको दे सकती थी उससे बाहर निकल गई। तो ये सारी चीजें हैं। एक चीज और बस अंत में एक चीज हो, जब कभी भी गायों को चयनित करें तो उसका थोड़ा सा मैं आपको एक अनुभव दे देता हूं, क्योंकि आप अभी भी नहीं मानेंगे और गाय लेकर जाएंगे, फार्म चलाएंगे, ठीक है, वो है जुनून होता है। जब तक वो सनक नहीं होती तब तक कामयाबी भी नहीं मिलती, ठीक है, अच्छा है। उसमें मैं थोड़ा सा बस 1 मिनट में भूल में क्या देखें, जिस प्रकार से अब पूरा हर्ड निकलेगा कांग्रेस गायों का, हम एक गाय का आज लगा देंगे और उस गडरिए को बुलाएंगे, बता ये तेरी गाय सबसे श्रेष्ठ, नहीं तो दूसरे तीसरे नंबर की गाय है ना तेरे हर्ड में, वो कहेगा हाँ जी, कैसे पहचानी, भले ही वो ड्राई पीरियड में हो, लेकिन आपके पास जब वो एक्सपर्टीज आ जाएगी, आप एक झलक में 500 गायों में से उस गाय को निकाल लेंगे, हाँ इसमें वो क्वालिटी का ये दे दे, लेकिन वो फिनोटिपिकली डीएनए लेवल पे मैं नहीं जा सकता, मैं देख करके किसी गाय का डीएनए नहीं बता सकता कि इसमें कोई मिक्सिंग है पहली बार ना, मैं उसके थनों का एक अनुमान ले सकता हूँ कि हार्ड मिल्किंग होगी या सॉफ्ट मिल्किंग होगी, अनुमान, लेकिन फिर भी वो चीज आपको हाथ लगा करके दबा के ही पता चलेगा। हार्ड मिल्कर्स
आप हाथ जोड़ लेना, क्योंकि हार्ड मिल्किंग जिस भी गाय की होगी उसमें आपका लेबर थकेगा, और लेबर थक गया तो वो आपको थका देगा। ठीक है, आ जाए, इसको हटाएं, इसको हटाएं, इसको हटाएं, इसको हटाएं, इसको हटाएं। एक बार नीचे लाएं, नीचे लाएं, और नीचे लाएं, और चलो वो शायद है नहीं। तो आप एक छोटी सी बात इस चीज को माने, अगर देखना है एक झटके में आपको 5 चीजें पकड़नी है। कितनी? 5 एक झटके में। वो ऑर्डर वाली वो सबसे नहीं, पहले ऑर्डर वाली वो आ गई उधर। हाँ वो वाली है, वो वाली है, लास्ट बट वन, मिडल, मिडल, लास्ट बट वन, साहिवाल वाली भाई। हाँ इधर से, इधर इधर लास्ट बट वन। हाँ ये महाराज जी कमाल ये देखें, यार आप। ये साहिवाल गायों की एक मिल्क जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अडर को देख करके वो पहचानने का एक छोटा सा इसमें प्रयास किया गया, वो स्क्रीनशॉट आपके सामने देखें। पहली जो गाय है, पहली गाय, दूसरी जो गाय है, और तीसरी जो गाय है। तीसरी जो गाय है उसका अडर आपको लगता होगा ज्यादा दूध आता होगा, लेकिन वो डीप अडर है, नीचे की तरफ, झोले की तरफ नीचे गया। डीप अडर को आप कभी भी सेलेक्ट ना करें, दैट इज प्रोन टू इंजरी। वो इंजरी लेगा ही लेगा, गाय बैठेगी तो उसका खुर लग जाएगा। ज्यादा नीचे तक डीप अडर ना जाए। वो जो अडर है उधर वो शैलो है, कैपेसिटी अडर नहीं, उसमें कैपेसिटी नहीं है। जैसे कि एक लोटे को देख करके आप बता सकते हैं इसमें कितना दूध आएगा, तो छोटे लोटे को देख करके बता देंगे इतना दूध आएगा इसमें। तो उसमें वॉल्यूम भी दिखे, कैपेसिटी भी दिखे, लेकिन अडर ऐसे नीचे की तरफ न जाए, ऐसे आगे की तरफ से कितना ही चलाता है, नाभि की तरफ कितना ही जाने दो उसको, उसकी अटैचमेंट अच्छी है। आप इस चीज को समझें, इस खुट्टी और इस खुट्टी पर अगर मैं झूला डालूंगा तो वो नीचे जाएगा, 2 खुट्टी पास पास है दोनों खुट्टी, और इस खुट्टी और एक झूला में डालूंगा उस वाले पंखे पर। अब देखें पूरी अटैचमेंट कहां पर है, छत के बिल्कुल समानांतर, पैरेलल। तो जितना डीप अडर जाएगा वो डिटैच होने का प्रयास करेगा, इंजरी गाय की होगी। लेकिन जितना नाभि की तरफ लंबा जाएगा उतना गाय का अडर अच्छा माना जाता है। कितना ही होते वो जाने दो, नाभि से गले तक जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, इतना जाता नहीं, लेकिन मैक्सिमम आप नाभि की तरफ वाले अडर को प्रेफर करें। अब देखें नीचे वाले में टिप्स की स्पेसिंग दिखाने की कोशिश की है। ये देखो जुटवा थन है, हर थन के ऊपर एक कूप होता है जिसमें दूध है, जिसमें दूध है। अगर वो एक दूसरे के अंदर मर्ज कर रहे हैं तो वो जो कूप, हर एक थन के ऊपर अलग अलग कूप जो वॉल्यूम लेकर के होगा वो मर्ज कर जाते हैं, वो सेल्स अच्छे नहीं बनेंगे। तो आप ये देखें, उधर वाले में देखें दूर दूर है, हर एक कूप के ऊपर आपको दिख रहा है कि एक टिप सेंटर में है, और वो उसे पकड़ने में, जब वो दुहारी या वो दूधिया जब दूध निकालेगा उसको पकड़ने में भी सुगंधता होगी। बिल्कुल दोनों जुटे हुए हैं, बताओ कैसे पकड़ोगे, कैसे खींचोगे। व्हाट माय पॉइंट, आपको देखना है, ये नहीं कि हाँ बड़ी भारी भरकर आम चल रहा है, अच्छा दूध वाली गाय नहीं, एक झलक में देखना। इसमें आपने 2 चीजें पकड़ी हैं, क्या डीप अडर नहीं हो, डीप अडर नहीं होना चाहिए, शैलो अडर, छोटा सा अडर भी नहीं होना चाहिए, उसमें कोई दूध नहीं है। तीसरा, ये जो गायों के टिट्स साइज एंड टिट्स स्पेसिंग, ये देखें स्पेसिंग, नंबर 1 एक्सीलेंट, नंबर 2 ओके मीडियम, और नंबर 3 बैड स्पेसिंग, बैड स्पेसिंग। ठीक है, और दिखाएं, एक और 2 पॉइंट यहां पर बता दिए। तीसरा पॉइंट आप यहां पर देखें, ये बहुत ही रेयर किसी गाय में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जिस गाय में देखने को मिलेगा उस गाय को आंख बंद करके आप सेलेक्ट करोगे, आंख बंद करके। कैसे, ये देखो इस तरफ आपको अडर दिख रहा है, पीछे रियर पीछे से अप्रोच है। इसमें आप देखें कोई क्लेफ्ट नहीं है, कोई ऐसा रस्सा नहीं है जो इसको पकड़ के बांध रखा हो किसी ने। उसमें देखो लास्ट वाले में लग रहा है अडर को किसी ने चीज ने बीच में लिगामेंट में टाइट बांध रखा है। वो गाय क्या दूध निकाल देगी, थोड़े अडर में भी आपको कभी नहीं पता चलेगा। वो वैसी क्वालिटी मैंने गिन के 2, 3, 4 गायों में आज तक देखी। टू बी वेरी ट्रू, जैसलमेर में भू गांव में स्वरूप भाई है, 200 साल पुरानी थार बार्गर ब्रीड उसके पास है। उसमें एक गाय थी जो कि 28 किलो दूध देती थी, उसका अडर ऐसा ही जितने उधर वाला लास्ट वाला दी बेस्ट है। जितना रस्से को टाइट करेगा अडर उतना ठुकाई होगी, और देखो जितनी ठुकाई होगी आपको नस उसमें चमकती हुई दिखेंगी। जितनी पील
पिलपिला आर्डर होगा, पिलपिला आपको कैपेसिटी खूब दिखेगा, लेकिन उसकी भराई नहीं है। आप इस चीज को इस तरह से समझे, जब एक ठेके में या एक टंकी में जब आप अनाज भरते हैं, जब उसको डंडे से ऐसे 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 मारेंगे तो वही भरने के बाद भी एक बोरी और ले लेगा, लेकिन जब उसकी आप अच्छे से ठुकाई नहीं करेंगे तो आप ये समझे जो भरा हुआ दिख रहा है लेकिन उतना अनाज उस टंकी में से निकलेगा नहीं। ठीक है, ये मीडियम वाला मीडियम है, वो न मिले तो इसको प्रेफर करें। इन दोनों में अगर आपको मिल रहे तो बीच वाला प्रेफर करें। ये है क्लेफ्ट। क्लेफ्ट पीछे से जब आप देखेंगे, अब मैं दिखाता हूँ ये कैसे दिखता है किसी किसी गाय में, उतना मुझे फिर भी नहीं दिखा। ये 3 पॉइंट मैंने बताए, चौथा पॉइंट शायद इसमें नहीं है। छोटा छोटा निपल ना हो, ऐसा ना हो कि उसको पकड़ने में दिक्कत आ रही हो, इतना बड़ा भी ना हो कि उसको बहुत ज्यादा वो टिप का साइज जो बड़ा, मीडियम साइज होना चाहिए, इतना इतना लट्टू थन नहीं होना चाहिए, नीचे से मोटा नहीं होना चाहिए। गाजर की शेप देखी आपने, गाजर ऊपर से मोटा और नीचे से पतले की तरह, वो सबसे अच्छा था। बस ये चीजें आपको देखें, ये देखें शैलो अडर है, देखने से ही पता चलता है, 2-3 लीटर दूध दे कुछ बस की बात है। ठीक है, नेक्स्ट ये देखें एक और जो चीज है, उससे वो वाली 6 नंबर का है, 6 नंबर का है, हाँ 6 नंबर का है, 6 नंबर ये इसमें नजदीक अब कर्सर को ऊपर आपको, हाँ ये वाला एक जो अंतिम बिंदु है, ये है प्रोमिनेंट मिल्क वेन। एक मिल्क वेन होगी जो मिल्क वेन से इतनी मोटी गार्डन होज की तरह लेकर के आएगी, और एक होगी जो अडर में इस तरह से बारीक नसें देखने को मिलेगी। अब ये जो गाय है, आप इसको देख करके ये नहीं बता सकते कि कितना दूध दे सकती है, बताएं। हरियाणा नस्ल की वो गाय है 6 नंबर गाय, जो लुआस यूनिवर्सिटी में 21 किलो दूध जिसने दर्ज कर रहा है प्रतिदिन का। आप अडर देखें, इस तरह के छोटे अडर में अगर ज्यादा दूध देने वाली गाय मिलती है, आप इसको प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये जब बैठेगी उठेगी तो लेवटी को समेट के बैठेगी, कभी भी इसकी लेवटी की चोट नहीं लगेगी, इंजरी नहीं होगी। लेकिन भारी भरकम अगर अडर है, उसके इंजरी होगी ही होगी। कोई इतनी बड़ी अडर की गाय दिखा देगी, इतना लीटर दूध देगी, आपने गाड़ी मोटरसाइकिल लेकर के वहां भाग जाना। व्हाट माय पॉइंट, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो जो व्यापारी है वो आपके चूना लगाएगा। आप कहोगे कैसे लगाएगा, देख लो, तो बंद करो इसको, बंद करो, और नीचे लेकर क्या है, और नीचे लेकर नीचे, हाँ नीचे वाली फोटो दिखाएं, हाँ चलो ये वाली दिखा दो, थोड़ी ऊपर करो, हाँ वो वाली दिखाएं, वो वाली लास्ट बट 1 इधर से एक बीच वाली दिखा, हाँ ये देखो सूरजगढ़ फार्म की थार पारकर गाय है, अडर कैसा है, ये नहीं है, ये देखिए समझ में आ गई। मैंने जो अभी एक बिंदु बताया, डी बटर, डी झोले की तरह नीचे चला गया। आपको दूध की कैपेसिटी इसमें देखने को मिल सकती है, ज्यादातर गिर गायों में आपको देखने को मिलेगा डी बटर झोले की तरह ऐसे रखेगा, गाय चलेगी तो ऐसे ऐसे रखेगा। अपन इसको अच्छा नहीं मानते, दिखाएं, हटाएं इसको। सर ये क्यों होता है ऐसा? बनावट है, बनावट है, आप इसको डिफेक्ट मान सकते हैं। मैं इसको कोई बहुत अच्छी गाय नहीं मानता। हाँ ये देखें, ये गाय है, ठीक है, न बहुत ज्यादा डीप है, न बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ है, ठीक है, मीडियम अडर है। गाय में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने इसको ठीक से मैनेज रखा तो। टिप्स की स्पेसिंग देखें, दूर दूर है, गैप है, ठीक है। टिप्स का साइज देखें, न छोटा न बहुत बड़ा, बिल्कुल दूर से पता लगेगी कि गाय दूध की है। आप ड्राई भी हो जाएगी तो भी बस इसी चीज को सूखते हुए ऊपर चढ़ जाएगा। ड्राई में भी अगर 2 उंगल का अगर गैप दिखता है तो आपको वो गाय सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट, ये ब्रीड कौन सी है? कांक्रेज। और एक चीज और, बैक करें, आगे धीरे, हाँ और आगे चले गया। चलो काटो, एक सेकंड बैक करें, ऊंट दिखाएं। देखो जो भी दुधारू पशु होगा, चाहे भैंस हो, चाहे गाय हो, चाहे ऊँटनी हो, आप देखो इसको कोई एक नस दिख रही है आपको? इलाना भाई क्या यहाँ से इला क्यों रहे हो? बोलते हैं मिल्क वेन, प्रोमिनेंट मिल्क वेन। जितनी मोटी होगी, दूर से ही हम इस ऊँटनी को देख करके ही बता देंगे कि ये तेरी दुधारू ऊँटनी है, गवा दे। वो कहेगा हाँ दुधारू ऊँटनी है। कैसे पता चला? वो बहुत दूर से दिखता है, बहुत दूर से दिखेगा। अगर आपके
ऊपर से भी जाएगा तो भी दिखेगा, भैंस में भी दिखेगा यही क्वालिटी, गाय में भी दिखेगी, ऊँटनी में भी दिखेगी, बकरी का मुझे पता नहीं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ये देखें पीछे जाए, इसमें क्या दिक्कत है? इस वाले अगर में टिक्स पास है, पूरे कूप को खोलने का मौका नहीं मिल रहा, ऊपर जो दूध को होल्ड करके रखता है, हर एक के ऊपर एक कूप है। ये देखो दोनों जुटमा खड़ा है, जो दूध निकालेगा वो पागल हो जाएगा, वो क्रॉस में दूध निकालेगा, एक को इस थन को पकड़ेगा, एक पीछे वाले उस थन को पकड़ेगा, फिर वो जब निकालेगा तो अगले उस थन को पकड़ेगा, पिछले वाले इस थन को पकड़ेगा, ऐसे निकालेगा वो। उसको निकालना ही ऐसे पड़ेगा, मारा गया वो, क्योंकि आपने उसको खुले कर दिखाई दी नहीं। चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ये देखो शैलो अटर है, इससे पहले वाला भी शैलो अटर है, देख के पता चल रहा है, कोई कितनी पढ़ाई करते रहे, बहुत अच्छी दूध है, बहुत अच्छी दूध है, मैं कहा यार बर्तन ही नहीं है इसके नीचे, बर्तन देख करके डोली में देख करके आप पता नहीं चलता 5 लीटर की डोली है, 2 लीटर की डोली है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, धीरे थोड़ा, हाँ नेक्स्ट और नेक्स्ट और नेक्स्ट और नेक्स्ट। फिर फोटो आ रही है, वीडियो में आ रही है, इसको काटो एक बार। हाँ ये देखें आप, बफलो अडर सेम चीजें हैं, नसें अडर में नसें देखें आप, टिप्स दूर दूर है, ये है अडर के ऊपर जो वेन है, एक होती है मिल्क वेन बेल से, जहां से दूध बन करके और अडर तक पहुंचता है, वो वाली ऊँटनी की नस थी, और ये वाली जो नस है ये अडर की नस है। ऐसी बारीक महीन नसें आपको अडर में गाय के दिखे, भैंस के दिखे, गो फॉर इट बिना बताए। लेकिन एक बार बस एक धार जरूर मार के देख लेना कि उसकी टाइट है या हार्ड मिल्किंग है। एक धार मार करके आप उसके पैसे दे देना कि मैंने तेरे पे भरोसा कर लिया, तू दे दे, वो इंप्रेस हो जाएगा, 2 4 5 जाके हम दे दे। लेकिन जब आप पूरी तरह से चेक करके देखोगे तो वो कहेगा ना भाई तूने तेरी तसल्ली की, अब मैं कीमत लूंगा, मेरी मुंह मांगी। व्हाट्स माय पॉइंट? ओके नेक्स्ट, वो चलाएं, वीडियो चलाएंगे। अब एक छोटा उदाहरण देता हूँ, बस बंद कर दें, बंद करें इसको, हाँ बंद करोगे। ये गाय चला है, ये वाली हरियाणा में नीचे, हाँ ये वाली, ये गाय देख करके एक झलक में कह दिया था ये गाय भिजवा दो, और वो गाय जिसके पास भी भिजवाई वो आज तक प्रशंसा कर रहा है, ऐसी तो गाय नहीं देखी। एक झलक में आपको गाय पकड़ में आनी चाहिए। पीछे से आपको क्लेफ्ट दिख रहा है, क्लेफ्ट जिसने उसकी अडर को पूरा मजबूती से पकड़ के रखा है ऊपर, वो देखो टमाटर की तरह 2 पार्ट्स बनेंगे उसके, मतलब किसी भी चीज को जैसे कि खरबूजे में बाइफर्केशन होता है, ऐसे बाइफर्केशन। आप देखो पूरा ये गाय की वो ब्रीड कैरेक्टर्स बताएगी, जो बॉडी का पिछला हाफ होता है और अडर का, वो उसके मिल्क लाइन कैरेक्टर्स बताएंगे। समझ गए? ब्रीड कैरेक्टर्स अलग चीज है, गाय दिखने में कितनी भी सुंदर हो सकती है, गाय कितनी भी आकर्षित हो सकती है, लेकिन पीछे नजर जरूर मारना, गाय की दूध की जितनी भी चीजें वो शक्ल देख करके आपको कभी पता लग ही नहीं सके। आप बॉडी तक नहीं पता चलेगा, पीछे पता चलेगा। ये देखें रम पुट्ठा, जिसके नीचे अडर लटका रहता है, पुट्ठा जितना चौड़ा होगा होने दो, वो मिल्क लाइन की गाय, जितना पतला पुट्ठा होगा आप कोई बहुत ज्यादा प्रेफर मत करना, ठीक है, हटाओ उसे। दिस इज ऑल अबाउट काउस। एक बुल का और बता देता हूँ, कभी भी किसी हर्ड में आपको एक बुल लाना पड़ जाए तो कैसा लेकर के आना है। देखो मैं फिर बताऊं, जब फील्ड में आया 2 बंदे ऐसे थे जो कि बुल को देख करके, माँ और बाप उसको भले ही मत दिखाओ, वो बुल को देख करके बता देते थे ये अच्छा बुल है, अच्छी लाइन का है, खानदानी बुल है। और कुछ उसमें से एक थे स्वामी चिन्मयानंद जी और दूसरे थे रमेश रुपलिया। हो सकता है इससे भी ज्यादा हो, प्रदीप सिंह रावल और ये जो, उनसे मैं कभी मिला नहीं, लेकिन ये 2 लोग ऐसे थे, चलते सांड को देख करके ये बता देते थे कि ये एक अच्छे खानदान का और अच्छे कैरेक्टर्स का बुल। उसमें आपको क्या देखना है, लो ऊपर करो, बुल वाले में ले आओ, बेस्ट बुल, हाँ ब्रीडिंग बुल ट्रेड्स, उस पर आ जाओ, नहीं उस पर नहीं, चलो कोई बात नहीं, इसको खोलो। ये देखिए, बुल जब कभी भी होगा, एक मैजेस्टिक बुल होगा, वो अपने रोग से खड़ा रहेगा, किसी चीज से बहुत जल्दी ना तो चिपकेगा, ना डरेगा, ना प्रभावित होगा। और एक राजा जिस तरह से अपने मुकुट को पहन करके प्रभावशाली ढंग से खड़ा होता है, वो उसका अंदाज होगा,
एक नर का अच्छा है। दूसरा हाइट उसकी अच्छी है, गुड। लेंथ सांड की वो अच्छी होनी बहुत जरूरी है। हाइट के प्रोपोर्शन में हाइट अच्छी है लेकिन बिल्कुल कॉम्पैक्ट है, लंबाई में ज्यादा नहीं है, नॉट वो करेगा, मत जाओ उसके नीचे। लेकिन आपने देखा कि उसकी लंबाई जो है सांड की वो बड़ी अच्छी है, पीछे से सांड पतला हो, आगे से मर्द की तरह छाती उसकी चौड़ी, उल्टा होता है। गाय पीछे से बारीक, आगे से पतली, सांड आगे से रोबदार और मर्द सांड होना चाहिए, छाती उसकी लगनी चाहिए कि हाँ, क्योंकि उसको जब सर्विस देते वक्त किन पैरों से लेना है, अगले पैरों से। अगले पैर उसका मजबूत होंगे तो वो माउंट अच्छी तरह से करता है। बस पिछली टांग भी मजबूत होनी चाहिए, लेकिन कंपेरेटिवली अगला जो छाती वाला हिस्सा है वो बड़ा रोकदार, और चलेगा तो वो एक महाराज की तरह सिर उठा करके चलेगा। सांड अगर सिर झुका करके चलता है, छोड़ देगा कितने ही दूर का लाइन का सांड हो, छोड़ देगा। सर अगर नीचे करके कोई भी सांड चलता है, छोड़ देगा। सांड हमेशा कैरी हाई, अपने हेड को कैरी हाई करके मर्द की तरह के राजा की तरह चलेगा। दूसरा, जब कभी भी आप उसके पास जाएं, सांड हिलना नहीं चाहिए, बिलकना नहीं चाहिए, पैर ऐसे झुंझल सींग ऐसे मारे नहीं, क्योंकि दूध तो हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन शांत गाय का दूध चाहिए। शांत गाय आपको मिलेगी, शांत नंदी की जो बेटियां, एज सिंपल एज दैट। अगर आप ये चाहोगे कि बहुत अच्छा सांड है, फलाना दूध है, लेकिन जैसे ही पास में ऐसे घूमता है एकदम मारने के लिए, ठीक है, बिलकता है बहुत ज्यादा, छोटी छोटी आवाज से वो खड़ा हो जाता है, मत लेना, उसकी बछड़ियां शरारत करेगी। हमने बहुत देखा है, फील्ड का मैं आपको अनुभव बता रहा हूँ। सांड भले ही 20 लीटर की बजाय 18 लीटर वाली गाय का बेटा ले लेना, शांत होना बहुत जरूरी है। आप उसके ऊपर जाकर के लेट भी जाए, सांड हिलना नहीं चाहिए। अगर हिल गया तो बेटियां हिलेंगी दूध निकलवाते वक्त। ज्यादा मोस्टली हो सकता है कोई एक्सेप्शनल केस हो, उसका भाई तक कोई कर नहीं सकता। ओके, ये देखें एक रोग की तरह, ठीक है। दूसरा आप देखें पीछे वाला हिस्सा सांड का, ये देखें पुट्ठेगा तो रम, ये पुट्ठेगा, ठीक है, और ये टकना, पिछला टकना और खुर, ये तीनों एक लाइन में होने चाहिए सांड के, ना तो आगे की तरफ ना पीछे की तरफ। पीछे की तरफ किसी के होंगे तो माउंट करते वक्त हमने सांडों को ऐसे पीछे गिरते देखा है। व्हाट माय पॉइंट, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बैलेंस में नहीं है। ये देखो, ये नंबर 1 जो है इधर से, इसका पैर देखो पीछे की तरफ निकला हुआ है। नंबर 2 देखो, बिल्कुल ओके, बिल्कुल ओके। ये जो जजिंग वगैरह करते हैं ना मेलों में, ये बता नहीं पाते किसानों को कि हमने इस बुल में क्या देखा, जबकि जितनी भी एक्सोटिक ब्रीड्स जो होती हैं, उनके जो जज होते हैं वो बोल करके एक्सप्लेन करके बताते हैं कि हमने इस बुल को फर्स्ट पोजीशन दी तो क्यों सेलेक्ट किया, सेकंड पोजीशन दी तो क्यों सेलेक्ट किया। ये जो है ये डिफेक्ट है। दूसरा ऊपर ये जो है पीछे, जैसे कि गाय में क्या देखते हो, अडर, बुल के क्या देखेंगे आप, जेनिटल्स, दैट इज उसके टेस्टिकल्स किस तरह के हैं। आप ये देखें, डिस्टोर्टेड नेक ऑफ द टेस्टिकल, डिस्टोर्टेड अगर है तो स्पर्म क्वालिटी डाउन, दैट्स ऑल। आपके इलास्टिसिटी होनी चाहिए नेक ऑफ द टेस्टिकल्स में। नेक ऑफ द टेस्टिकल ये एक ऐसी इंद्री बनाई है भगवान ने जो शरीर के अंदर नहीं रखी, बाहर रखी है। सर्दियों में पास आ जाएंगे।